एक लालची उद्योगपति जो नदी को प्रदूषित कर रहा है, बाबा अघोर, श्मशान किनारे रहने वाले एक साधु जो नदी की आत्मा से बात करने का दावा करते हैं। खामोशी की चीख, रात का सन्नाटा गहरा था। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव रक्तघाट के किनारे बहने वाली नीलधारा नदी आज शांत नहीं थी। आमतौर पर नदी की लहरों की आवाज सुकून देती है, लेकिन आज रात उस आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। ऐसा लग रहा था मानो पानी की लहरें पत्थर से टकराकर रो रही हों। आर्यन अपनी पुरानी जीप को धक्का देते हुए गांव की कच्ची सड़क पर बध रहा था। जीप का इंजन गर्म होकर जवाब दे चुका था। हेडलाइट की मध्यम रोशनी में उसे सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी। कौन है वहां? आर्यन ने जोर से आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं मिला। आकृति धीरे धीरे नदी के किनारे की ओर बढ़ गई और कोहरे में ओझल हो गई। आर्यन ने टॉर्च निकाली और उस आकृति का पीछा करने का फैसला किया। जैसे जैसे वो नदी के करीब पहुंच रहा था, हवा में एक सड़ी हुई गंध घुलने लगी थी। ऐसी गंध जो रसायनों, केमिकल्स और सड़ते हुए मांस के मिश्रण जैसी थी। नदी के घाट पर पहुंचते ही आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। वहां पानी का रंग गहरा काला और गाढ़ा था। अचानक हवा के एक झोंके के साथ उसके कानों में एक स्पष्ट आवाज आई, बचाओ, मुझे मुक्त करो। ये आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। ये ऐसा था जैसे खुद नदी अपनी गहराई से चिल्ला रही हो। आर्यन ने अपनी टॉर्च की रोशनी पानी पर डाली। वहां उसे कुछ तैरता हुआ दिखा। जब उसने गौर से देखा तो वो कोई लकड़ी का लट्ठा नहीं, बल्कि एक इंसान की लाश थी जो सफेद पड़ चुकी थी और उसकी आंखें गायब थी। हे भगवान! आर्यन पीछे हटा, लेकिन उसका पैर एक गीली चीज पर पड़ा। वो एक पुरानी डायरी थी जिस पर रक्तघाट परियोजना लिखा था। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, इसे मत छू बेटा, ये नदी अब सिर्फ पानी नहीं, पाप ढो रही है। आर्यन ने मुड़कर देखा। एक जटाधारी साधु जिनकी आंखों में गजब की चमक थी, वहां खड़े थे। वो बाबा अघोर थे। बाबा, ये लाश और ये नदी ऐसी क्यों हो गई है? आर्यन ने हांफते हुए पूछा। बाबा ने नदी की ओर देखते हुए कहा, इंसान की भूख जब बढ़ जाती है तो वो कुदरत का गला घोंटने लगता है। ठाकुर की फैक्ट्री ने इस पवित्र नदी को जहर पिलाया है और अब ये नदी बदला मांग रही है। जो तुम सुन रहे हो वो हवा का शोर नहीं है, वो नदी की कराह है। रक्तघाट का काला इतिहास। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव की तस्वीर और भी डरावनी थी। आर्यन गांव के इकलौते डाक बंगले में ठहरा था। वहां उसे मीरा मिली, जो गांव के सरपंच की बेटी थी। मीरा की आंखों में एक अजीब सा डर और उदासी थी। तुम यहां क्यों आए हो, आर्यन? मीरा ने चाय का प्याला मेज पर रखते हुए पूछा। मैं अपने चाचा की मौत की हकीकत जानने आया हूं। पुलिस ने कहा कि वे डूब कर मरे, लेकिन वे तो एक बेहतरीन तैराक थे। आर्यन ने सीधे मीरा की आंखों में देखते हुए कहा। मीरा खामोश रही। उसने खिड़की से बाहर बहती नीलधारा को देखा। यहां कोई भी अपनी मर्जी से नहीं डूबता, नदी उन्हें खींच लेती है। पिछले 3 महीनों में 7 लोग गायब हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि नदी में जल पिशाच आ गया है। बकवास, आर्यन चिल्लाया। ये सब अंधविश्वास है। मैंने कल रात नदी का पानी देखा, वो काला पड़ चुका है। ठाकुर दिग्विजय की केमिकल फैक्ट्री का सारा कचरा बिना फिल्टर किए नदी में डाला जा रहा है। लोग उस पानी से बीमार हो रहे हैं और शायद इसी वजह से उनकी मौत हो रही है। मीरा करीब आई और फुसफुसाते हुए बोली, सिर्फ जहर नहीं है आर्यन, कुछ और भी है। रात को नदी के किनारे से पायल की आवाज आती है और उन लोगों की चीखें सुनाई देती है जो सालों पहले मर चुके हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस गांव का नाम रक्तघाट क्यों पड़ा? आर्यन खामोश हो गया। उसे अपने चाचा की वो आखिरी चिट्ठी याद आई जो उन्होंने मरने से 2 दिन पहले भेजी थी। उसमें लिखा था, आर्यन, यहाँ पानी का रंग बदल रहा है और उसके साथ लोगों की नीयत भी।
अगर मुझे कुछ हो जाए तो पुराने मंदिर के नीचे दबे रहस्य को खोजना। आर्यन ने तय किया कि वो आज रात उसी पुराने मंदिर जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई और भी उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। ठाकुर दिग्विजय के आदमी पूरे गांव में फैले हुए थे। कारखाने का साया दोपहर के वक्त आर्यन ने ठाकुर की फैक्ट्री की ओर जाने का जोखिम उठाया। ऊंची दीवारों और कटीले तारों से घिरी वो फैक्ट्री किसी किले जैसी लग रही थी। वहां से निकलने वाला गाढ़ा काला धुआं आसमान को मटमैला कर रहा था। आर्यन ने अपना कैमरा निकाला और दूर से फोटो लेनी शुरू की। उसने देखा कि फैक्ट्री के पिछले हिस्से से एक बड़ा पाइप सीधे नदी के गहरे हिस्से में जा रहा था। वहां का पानी खौल रहा था और मरे हुए परिंदे किनारे पर पड़े थे। तभी एक काली जीप उसके पास आकर रुकी। जीप से 3 हटे-कटे आदमी उतरे। उनके हाथों में लाठियां और हथियार थे। पत्रकार बाबू, रास्ता भटक गए क्या? उनमें से एक ने तंज कसते हुए पूछा। मैं बस देख रहा था कि प्रगति की कितनी बड़ी कीमत ये गांव चुका रहा है। आर्यन ने बिना डरे जवाब दिया। कीमत तो अभी चुकानी शुरू नहीं की है तुमने। ठाकुर साहब को पसंद नहीं कि कोई उनके काम में टांग अड़ाए। बेहतर होगा कि अपनी जान प्यारी है तो शाम की बस से शहर लौट जाओ। गुंडे ने धमकी दी और आर्यन का कैमरा छीनने की कोशिश की। आर्यन ने फुर्ती से कैमरा पीछे किया और अपनी जीप की ओर भागा। उसने जीप स्टार्ट की और वहां से निकल गया, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि वो किसी बहुत बड़ी साजिश के बीच फंस गया है। शाम ढलते ही वो पुराने मंदिर पहुंचा। ये मंदिर आधा नदी में डूबा हुआ था। खंडहर हो चुके इस मंदिर की दीवारों पर अजीब सी नक्काशी थी। मछलियों के शरीर और इंसान के सिर वाली आकृतियां। जैसे ही आर्यन मंदिर के गर्भगृह में दाखिल हुआ, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार वो और भी तेज थी। आर्यन, वापस जाओ। वो जाग रही है। आर्यन रुक गया। कौन जाग रही है? अचानक मंदिर की जमीन कांपने लगी। नदी का पानी चढ़ने लगा और मंदिर की सीढ़ियों तक आ पहुंचा। पानी के भीतर से एक हाथ बाहर निकला, एक पीला झुर्रियों वाला हाथ जिसने आर्यन का टखना पकड़ लिया। बचाओ, आर्यन चिल्लाया, लेकिन पानी उसे नीचे खींच रहा था। आगे क्या होगा? क्या आर्यन मंदिर के नीचे के रहस्य को ढूंढ पाएगा? मीरा का इस सबसे क्या संबंध है? क्या ठाकुर दिग्विजय सिर्फ एक विलेन है या वह भी किसी बड़ी शक्ति के आगे मजबूर है? पाताल का द्वार मंदिर की सीढ़ियों के नीचे से निकले उस ठंडे चिपचिपे हाथ ने आर्यन की सांसें सुखा दी थी। वो हाथ उसे पानी के अंदर खींच रहा था। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दूसरे पैर से उस हाथ पर वार किया। जैसे ही उसका जूता उस हाथ से टकराया, उसे किसी इंसान के मांस का नहीं बल्कि सड़ी हुई लकड़ी जैसा एहसास हुआ। वो हाथ पीछे हटा और पानी में समा गया। आर्यन हाफते हुए मंदिर के ऊंचे चबूतरे पर चढ़ गया। उसकी टॉर्च की रोशनी अब भी पानी पर तैर रही थी। अचानक उसने देखा कि जहां से वो हाथ निकला था, वहां पानी में एक भंवर बन रहा था और उस भंवर के बीचों बीच एक धातु की चमक दिखाई दे रही थी। अपनी जान जोखिम में डालकर आर्यन ने झुककर उस चमकती चीज को खींच लिया। वो तांबे की एक पुरानी पट्टिका, कॉपर प्लेट थी। उस पर अजीब सी भाषा में कुछ खुदा हुआ था और बीच में एक इंसानी आंख का चित्र बना था। ये क्या है? उसने खुद से सवाल किया। तभी मंदिर की छत से चमगादड़ों का एक झुंड चीखता हुआ निकला। आर्यन समझ गया कि यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो मंदिर से बाहर निकला और अपनी जीप की ओर भागा। रास्ते में उसे लगा जैसे कोई झुर्रियों वाली हंसी उसका पीछा कर रही है। जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो उसने तांबे की उस पट्टिका को साफ किया। पट्टिका के पीछे एक नक्शा बना था। वो नक्शा नीलधारा नदी का था, लेकिन उसमें एक ऐसी जगह दिखाई गई थी जो आज के नक्शों में नहीं थी। शून्य द्वीप आधी रात का बुलावा रात के 3 बजे थे। आर्यन अपनी मेज पर बैठा उस तांबे की पट्टिका और अपने चाचा की डायरी के पन्नों को मिलाने की कोशिश कर रहा था।
तभी उसके कमरे की खिड़की पर एक कंकड़ लगा। खट खट। आर्यन ने सतर्क होकर खिड़की खोली। नीचे मीरा खड़ी थी। उसने काली चादर ओढ़ रखी थी और उसकी आंखें डर से फटी हुई थी। आर्यन, बाहर आओ, बाबा अघोर तुम्हें बुला रहे हैं। देर हो गई तो नदी अपना अगला शिकार चुन लेगी, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। आर्यन बिना सवाल किए नीचे उतरा। दोनों खामोशी से जंगल के रास्ते नदी के उस हिस्से की ओर बढ़े जहां श्मशान था। हवा में जलती हुई लकड़ियों और घी की गंध थी। दूर से ढोल की एक धीमी और लयबद्ध आवाज आ रही थी, धम धम धम। जब वे श्मशान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाबा अघोर एक धूनी के सामने बैठे थे। उनके सामने 7 मिट्टी के घड़े रखे थे और हर घड़े से काले रंग का धुआं निकल रहा था। तुमने उसे जगा दिया है, आर्यन, बाबा ने बिना पीछे मुड़े कहा। किसे बाबा? मैंने सिर्फ ये पट्टिका मंदिर से निकाली है। आर्यन ने वो तांबे का टुकड़ा दिखाया। बाबा अघोर खड़े हुए। उनकी आंखें अंगारे जैसी लाल थी। ये पट्टिका नीलधारा की जंजीर थी। इसे ठाकुर के पूर्वजों ने 100 साल पहले मंदिर में दबाया था ताकि नदी के नीचे दफन वो चीज बाहर ना आ सके। ठाकुर की फैक्ट्री उस पट्टिका के ऊपर खुदाई कर रही थी और तुमने उसे हटाकर रास्ता साफ कर दिया। आर्यन का गला सूख गया। कैसी चीज बाबा? बाबा ने नदी की ओर इशारा किया। पानी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा काला साया उभर रहा था। वो साया धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रहा था। वह जो भूख है, वो जो बदला है, वह जिसे गांव वाले नदी की मां कहते थे, लेकिन जिसे इंसानी लालच ने चुड़ैल बना दिया। ठाकुर का खूनी खेल। अभी बाबा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि अचानक चारों तरफ से सर्चलाइट की रोशनी उन पर पड़ी। हाथ ऊपर करो, एक कड़क आवाज गूंजी। ये ठाकुर दिग्विजय सिंह था। उसके पीछे 20 हथियारबंद गार्ड और पुलिस के 2 सिपाही भी थे। ठाकुर के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। शानदार आर्यन, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मैं महीनों से उस पट्टिका को ढूंढ रहा था। मेरी फैक्ट्री के विस्तार के लिए उस मंदिर को तोड़ना जरूरी है, लेकिन मेरे मजदूर वहां जाने से डरते थे। ठाकुर ने आगे बढ़ते हुए कहा, ठाकुर, तुम इस नदी को बर्बाद कर रहे हो। यहां लोग मर रहे हैं और तुम्हें सिर्फ फैक्ट्री की पड़ी है। आर्यन चिल्लाया। ठाकुर हंसा। मरने दो, बलि के बिना साम्राज्य नहीं बनते। वो पट्टिका मुझे दे दो, वरना तुम्हारी और इस लड़की की लाश भी इसी नदी में बहा दी जाएगी। कभी नहीं। आर्यन ने पट्टिका को कसकर पकड़ लिया। ठाकुर ने अपने आदमियों को इशारा किया। गार्ड्स आगे बढ़े, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। नदी का पानी अचानक एक दीवार की तरह 10 फीट ऊपर उठा और किनारे पर खड़े गार्ड्स पर गिर पड़ा। वो साधारण पानी नहीं था, वो इतना ठंडा था कि जिसके ऊपर गिरा वो जम गया। चीख पुकार मच गई। बाबा अघोर ने चिल्लाकर कहा, भागो आर्यन, नदी ने अपनी सुरक्षा खुद शुरू कर दी है। वो अब दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करेगी। आर्यन ने मीरा का हाथ पकड़ा और घने जंगल की ओर भागने लगा। पीछे से ठाकुर की गोलियों की आवाज आ रही थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा डरावनी वो कराहट थी जो अब एक भयानक अट्टहास, हंसी में बदल चुकी थी। भागते भागते आर्यन का पैर फिसला और वो एक गहरी ढलान से नीचे गिर गया। गिरने से पहले उसने देखा कि मीरा को ठाकुर के आदमियों ने पकड़ लिया है। आर्यन एक गुफा के मुहाने पर जाकर रुका। गुफा के अंदर से एक मध्यम रोशनी आ रही थी और वहां दीवारों पर वही इंसानी आग के चित्र बने थे। वो गुफा नदी के ठीक नीचे जा रही थी। नैतिकता की कसौटी सुवर्णपुर का उदय और विक्रम का सिद्धांत। सुवर्णपुर एक ऐसा राज्य था जहां व्यापार को धर्म माना जाता था। यहाँ के सबसे सम्मानित व्यापारी थे सेठ पुरुषोत्तम दास, जिनके पूर्वजों ने इस शहर की नींव रखी थी। उनके पुत्र विक्रम ने जब व्यापार संभाला तो पिता ने एक ही मंत्र दिया था, बेटा, व्यापारी का धन उसकी तिजोरी में नहीं, उसकी साख में होता है।
लाभ कमाना व्यापार है, लेकिन संकट में समाज को बचाना व्यापारी का कर्तव्य। विक्रम ने इस सिद्धांत को अपना जीवन बना लिया। उसने व्यापार को केवल धनार्जन का साधन नहीं, बल्कि सेवा का मार्ग बनाया। उसके गोदाम हमेशा भरे रहते, लेकिन उसकी नीयत कभी नहीं डगमगाई। काल का साया, सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक प्रकृति ने करवट बदली। लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। सुवर्णपुर की नदियां सूख गई और खेत दरक गए। राज्य में महाकाल की स्थिति पैदा हो गई। अनाज की कमी होने लगी और भूख से त्राही त्राही मच गई। यहीं से शुरू हुआ व्यापारी के कर्तव्य का असली इम्तिहान। लालच का गठबंधन सुवर्णपुर के अन्य बड़े व्यापारी, जिनका नेतृत्व सेठ धनीराम कर रहा था, ने इस आपदा में अवसर देखा। धनीराम का मानना था कि व्यापारी का एकमात्र कर्तव्य लाभ है। उसने गुप्त बैठक बुलाई और सभी व्यापारियों को अनाज जमाखोरी करने के लिए राजी कर लिया। उद्देश्य साफ था, अनाज को बाजार से गायब कर दो, कीमतें 10 गुना बढ़ा दो और फिर तिजोरियां भरो। विक्रम को भी उस बैठक में बुलाया गया। धनीराम ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, विक्रम, ये अमीर बनने का सबसे बड़ा मौका है। अपने गोदाम बंद कर दो। जब लोग सोने के बदले अनाज मांगेंगे, तब हम ताले खोलेंगे। विक्रम की आंखों में अंगारे दहक उठे। उसने खड़े होकर कहा, सेठ धनीराम, आप जिसे अफसर कह रहे हैं, वो नरसंहार है। जब लोग भूख से मर रहे हों, तब तिजोरी भरना व्यापार नहीं, डकैती है। मेरा कर्तव्य कहता है कि मैं अपना सारा अनाज सामान्य मूल्य पर बाजार में उतारूं। षड्यंत्र और निर्वासन धनीराम और अन्य व्यापारियों को लगा कि अगर विक्रम ने कम दाम पर अनाज बेचा तो उनका प्लान चौपट हो जाएगा। उन्होंने राज्य के भ्रष्ट महामंत्री के साथ मिलकर विक्रम के खिलाफ साजिश रची। विक्रम पर झूठा आरोप लगाया गया कि उसने राज्य की सुरक्षा के साथ समझौता किया है और अनाज में जहर मिलाया है। राजा, जो महामंत्री की बातों में आ गया था, उसने बिना जांच किए विक्रम को राज्य से निष्कासित कर दिया और उसके गोदामों को सरकारी कब्जे, जो असल में धनीराम के नियंत्रण में थे, में ले लिया। विक्रम को खाली हाथ, अपमानित होकर राज्य छोड़ना पड़ा। न्याय का मार्ग और अंतिम बलिदान, अंधकार का काल विक्रम के जाने के बाद सुवर्णपुर नर्क बन गया। धनीराम ने अनाज के दाम इतने बढ़ा दिए कि लोग अपने गहने, जमीन और यहां तक कि अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हो गए। महामंत्री और धनीराम की मिलीभगत से राजकोष तो भर रहा था, लेकिन सड़कों पर लाशें बिछने लगी थी। इधर निर्वासित विक्रम शांत नहीं बैठा था। वो पड़ोसी राज्यों में गया, वहां के राजाओं को सुवर्णपुर की स्थिति बताई और अपनी साख के दम पर उधार में अनाज के जहाज तैयार किए। उसने गुप्त रूप से सुवर्णपुर के पास के जंगलों में अपना डेरा डाला और वहां के गरीब आदिवासियों और विद्रोही सैनिकों को संगठित किया। सत्य का आक्रमण एक रात, जब सुवर्णपुर के राजमहल में धनीराम और महामंत्री अकाल की सफलता का जश्न मना रहे थे, विक्रम ने धावा बोला। लेकिन ये कोई हिंसक युद्ध नहीं था। विक्रम ने अपने साथियों के साथ मिलकर धनीराम के गुप्त गोदामों के ताले तोड़ दिए और सारा अनाज सड़कों पर ला दिया। सुबह जब जनता ने अनाज के ढेर देखे तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। वे राजमहल की ओर बढ़े। राजा घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि अनाज कहां से आया। तभी विक्रम दरबार में उपस्थित हुआ। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, बस एक बही खाता था। कर्तव्य की परिभाषा विक्रम ने राजा के सामने धनीराम और महामंत्री के गुप्त समझौतों के दस्तावेज रख दिए। उसने साबित कर दिया कि कैसे अकाल को कृत्रिम रूप से भयावह बनाया गया था। विक्रम ने कहा, महाराज, एक राजा का कर्तव्य न्याय है, लेकिन एक व्यापारी का कर्तव्य संतुलन है। जब व्यापारी लालच में संतुलन खो देता है तो राज्य की नींव हिल जाती है। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। धनीराम और महामंत्री को कालकोठरी में डाल दिया गया। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे अकाल पीड़ितों की मदद में लगा दिया गया।
अंतिम परीक्षा अनाज तो मिल गया था, लेकिन महामारी फैलने लगी थी। दवाइयों की कमी थी। विक्रम ने अपनी बची कुची सारी संपत्ति दांव पर लगा दी। वो खुद बीमारों की सेवा में लग गया। कई दिनों तक न सोने और लगातार काम करने के कारण विक्रम का स्वास्थ्य गिर गया। जब सुवर्णपुर में पहली बारिश हुई और अकाल का अंत हुआ, तब पूरा शहर जश्न मना रहा था। लेकिन उस दिन विक्रम अपने बिस्तर से नहीं उठ सका। उसने अपनी अंतिम सांस लेते हुए अपने पुत्र से कहा, हमेशा याद रखना, व्यापार सिर्फ लेन देन नहीं है, ये समाज का विश्वास है। जिस दिन विश्वास टूट गया, उस दिन व्यापारी मर गया। सुवर्णपुर के चौक पर विक्रम की प्रतिमा लगाई गई। उस पर लिखा गया, व्यापारी का धर्म केवल लाभ नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा है। विक्रम की कहानी सदियों तक याद रखी गई। उसने सिखाया कि व्यापारी का कर्तव्य संकट के समय अपने लाभ को त्याग कर मानवता को सर्वोपरि रखना है। सुवर्णपुर फिर से समृद्ध हुआ, लेकिन अब वहां का कोई भी व्यापारी अनाज नहीं, आशीर्वाद जमा करता था। अजनबी का आगमन और जादुई बीज मुगलिया सल्तनत के गौरव शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार सजा था। आगरा के किले में दीवान-ए-खास की रौनक देखते ही बनती थी। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। इस बेचैनी का कारण था सल्तनत में पड़ा भीषण सूखा। यमुना का जलस्तर गिर चुका था और किसानों की फसलें खेतों में ही दम तोड़ रही थी। शहंशाह अकबर के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। तभी द्वारपाल ने घोषणा की, जहां पनाह ईरान के सरहद से एक व्यापारी आया है। उसका दावा है कि उसके पास एक ऐसा समाधान है जो इस सूखे को खत्म कर सकता है और सल्तनत को मालामाल कर सकता है। अकबर ने सिर हिलाकर अनुमति दी। दरबार में एक लंबा दुबला पतला आदमी दाखिल हुआ। उसके हाथ में मखमल के कपड़े में लिपटा एक छोटा सा संदूक था। उसने झुककर सलाम किया और कहा, शहंशाह, मेरा नाम मिर्जा कासिम है। मैं 7 समंदर पार से एक अमर बीज लेकर आया हूं। ये बीज साधारण नहीं है, ये सोने के फल देने वाले वृक्ष का बीज है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। राजा टोडरमल और मानसिंह ने एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल, जो अब तक खामोश बैठे थे, उनकी आंखों में एक चमक सी कौंधी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, मिर्जा, क्या तुम होश में हो? सोने के फल देने वाला वृक्ष, क्या यह संभव है? मिर्जा कासिम ने संदूक खोला। अंदर एक काले रंग का चमकदार बीज था जो किसी पत्थर की तरह कठोर दिख रहा था। उसने कहा, हुजूर, ये संभव है, लेकिन इस बीज को बोने की एक शर्त है। अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो ये बीज कभी नहीं उगेगा और बोने वाला अंधा हो जाएगा। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, कैसी शर्त? मिर्जा कासिम ने मुस्कुराते हुए दरबार की ओर देखा और बोला, इस बीज को वही व्यक्ति बो सकता है जिसने अपने पूरे जीवन में कभी कोई झूठ न बोला हो, कभी कोई चोरी न की हो और जिसके मन में कभी किसी के प्रति द्वेष न आया हो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। अकबर ने अपने वजीरों की ओर देखा, जो दरबारी अब तक खुद को सबसे बड़ा ईमानदार बताते थे। वे अब अपनी नजरें चुराने लगे। अकबर ने टोडरमल से कहा, टोडरमल जी, आप राज्य का हिसाब रखते हैं, आप इसे बोए। टोडरमल ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करे जहांपनाह, व्यापार और हिसाब में कभी कभी सच को घुमाना पड़ता है, मैं ये जोखिम नहीं ले सकता। अकबर ने मुल्ला दो प्याजा की ओर देखा। मुल्ला साहब, आप तो धर्म के ज्ञाता है। मुल्ला ने पसीना पोंछते हुए कहा, हुजूर, बचपन में मैंने एक बार अपनी अम्मी की रसोई से गुड़ चुराया था, मैं भी अयोग्य हूं। एक एक करके सभी दरबारियों ने अपनी किसी न किसी छोटी गलती को स्वीकार कर लिया। अंत में सबकी निगाहें शहंशाह अकबर पर टिकी। अकबर भी चुप थे। उन्हें याद आया कि राजनीति के शतरंज पर उन्होंने भी कई बार ऐसी चालें चली थी जो पूरी तरह सत्य की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी।
मिर्जा कासिम ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, अफसोस, इतनी बड़ी सल्तनत और एक भी ईमानदार इंसान नहीं। अगर ये बीज नहीं बोया गया तो ये वापस ईरान चला जाएगा और आपकी जनता सूखे से मरती रहेगी। अकबर का पारा चढ़ने लगा। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, घबराइए नहीं, ये बीज बोया जाएगा, मैं इसे बोऊंगा। मिर्जा कासिम की आंखों में डर की एक झलक दिखी, जिसे बीरबल ने भांप लिया। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन मिर्जा, मुझे इस बीज की मिट्टी की जांच करने के लिए 3 दिन का समय चाहिए। तब तक आप हमारे राजकीय अतिथि बनकर ठहरें। बीरबल की गुप्त जांच बीरबल जानते थे कि कुदरत के नियमों के खिलाफ सोने के फल वाला पेड़ एक कोरा झूठ है, लेकिन उन्हें यह साबित करना था कि ये व्यापारी कौन है और इसका असली मकसद क्या है। रात के अंधेरे में बीरबल ने अपने विश्वस्त गुप्तचरों को बुलाया। पता करो कि ये मिर्जा कासिम कहां से आया है और इसके संदूक में जो बीज है वो असल में क्या है। अगले 2 दिनों तक बीरबल ने उस बीज का सूक्ष्म अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि बीज पर एक विशेष प्रकार का लेप चढ़ा हुआ है। जब उन्होंने उसे हल्के गर्म पानी में डाला तो पानी का रंग गहरा नीला हो गया। बीरबल समझ गए कि ये कोई बीज नहीं, बल्कि एक दुर्लभ विषैला रसायन है, जिसे मिट्टी में डालने पर वो आसपास की जमीन को बंजर बना सकता था। तभी उनके गुप्तचर ने आकर खबर दी, हुजूर, ये आदमी ईरान का व्यापारी नहीं है, ये पड़ोसी दुश्मन राज्य का जासूस है। उसका मकसद इस जहरीले बीज को राजकीय उद्यान में लगवाना है, जिससे वहां की जमीन और पानी हमेशा के लिए जहरीला हो जाए। बीरबल मुस्कुराए। उनके पास अब पूरा सच था, लेकिन उन्हें इसका अंत बीरबल के अंदाज में करना था। खंड 3, दरबार का फैसला और चमत्कार। तीसरे दिन दरबार फिर से भरा। मिर्जा कासिम आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। उसे यकीन था कि बीरबल या तो डर जाएंगे या फिर बीज बोने के बहाने फंस जाएंगे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने स्थान चुन लिया है। यमुना के किनारे सबसे उपजाऊ मिट्टी में ये बीज बोया जाएगा। मिर्जा साहब, चलिए। पूरा काफिला नदी के किनारे पहुंचा। बीरबल ने गड्ढा खोदा और बीज हाथ में लिया। उन्होंने मिर्जा से कहा, मिर्जा, शर्त याद है ना? अगर बोने वाला सच्चा नहीं है तो वो अंधा हो जाएगा। मिर्जा ने कहा, हां, मुझे याद है। बीरबल ने बीज को गड्ढे के पास ले जाकर अचानक हाथ रोक लिया। उन्होंने अकबर की ओर देखा और कहा, हुजूर, मुझे अभी अभी याद आया। 7 साल पहले मैंने एक बच्चे को खुश करने के लिए उससे एक छोटा सा झूठ बोला था कि चांद पर परियां रहती है। क्या ये झूठ मेरी योग्यता खत्म कर देगा? मिर्जा कासिम ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। हाँ बीरबल, झूठ तो झूठ होता है, अब तुम इसे नहीं बो सकते। बीरबल ने दुखी होने का नाटक किया और बीज मिर्जा की ओर बढ़ा दिया। तो फिर मिर्जा, आप ही इसे बो दीजिए। आप तो इसके मालिक हैं, आप तो यकीनन पूरी तरह सच्चे होंगे। मिर्जा कासिम हक्का बक्का रह गया। उसने हकलाते हुए कहा, मैं कैसे? मैं तो सिर्फ एक संदेशवाहक हूं। बीरबल ने दहाड़ते हुए कहा, यही तो बात है। इस पूरे दरबार में यहां तक कि खुद शहंशाह ने भी स्वीकार किया कि इंसान से गलतियां होती हैं। लेकिन तुम जो इस जादुई बीज का दावा कर रहे हो, क्या तुम इतने पाकसाफ हो कि अपनी जान दाव पर लगा सको? अगर तुम सच्चे हो तो इसे बो और हमें सोने का पेड़ दिखाओ। और अगर तुम अंधे होने से डर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे और मक्कार हो। मिर्जा कासिम के पैर कांपने लगे। वो समझ गया कि वो बीरबल के जाल में फंस चुका है। वो अकबर के पैरों में गिर पड़ा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। आगे क्या होगा? मिर्जा कासिम ने उस बीज के पीछे और क्या साजिश रची थी? बीरबल ने सूखे की समस्या का असली समाधान कैसे निकाला? क्या अकबर उस जासूस को माफ करेंगे या उसे मौत की सजा मिलेगी? वह बीज केवल एक जासूसी मोहरा नहीं था, बल्कि एक बड़े युद्ध की शुरुआत थी। जासूस का कबूलनामा
और गहरा षड्यंत्र मिर्जा कासिम को काल कोठरी में डाल दिया गया। बीरबल ने शहंशाह से एकांत में मिलने की गुहार लगाई। जहां अपना ये बीज केवल जमीन बंजर करने के लिए नहीं था, ये एक संकेत था। बीरबल ने उस तांबे के संदूक को उल्टा किया। संदूक के निचले हिस्से में एक सूक्ष्म नक्शा खुदा हुआ था। ये नक्शा सुवर्णपुर की सीमाओं का नहीं, बल्कि आगरा के किले के गुप्त रास्तों का था। बीरबल ने समझाया, शहंशाह, दुश्मन जानता था कि सूखे के कारण पहरेदार सुस्त होंगे। ये व्यापारी यहां ये देखने आया था कि किले के किस द्वार पर सुरक्षा सबसे कमजोर है। तभी कालकोरी से खबर आई, मिर्जा कासिम ने जहर खा लिया है। मरने से पहले उसने सिर्फ एक शब्द कहा, अंगार। अकबर चौंक गए। अंगार? ये तो हमारे सबसे वफादार सेनापति मानसिंह के घोड़े का नाम है। बीरबल की आंखें सुलग उठीं। नहीं हुजूर, अंगार वो गुप्त कोड है जिसका इस्तेमाल पड़ोसी राज्य कोहिनूर के बागी करते हैं। इसका मतलब है कि हमला आज रात ही होगा। सूखे का रहस्यमयी कारण बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि यमुना अचानक इतनी सूखी कैसे हो सकती है। उन्होंने अपनी गुप्त टीम के साथ नदी के ऊपरी प्रवाह की ओर प्रस्थान किया। 2 दिन के सफर के बाद उन्होंने जो देखा वो भयावह था। पड़ोसी राजा विक्रम सिंह ने पहाड़ों के बीच एक विशाल कच्चा बांध बना लिया था, जिससे पानी आगरा तक नहीं पहुंच पा रहा था। वो चाहता था कि अकाल से जनता टूट जाए और वो आसानी से हमला कर सके। बीरबल, हम इस बांध को तोड़ नहीं सकते। हमारे पास सेना नहीं है और दुश्मन की चौकियां चारों तरफ है, एक सैनिक ने कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से वही जहरीला बीज निकाला। हमें बांध तोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें दुश्मन के दिमाग को तोड़ना है। बीरबल की मनोवैज्ञानिक चाल। बीरबल ने अफवाह फैला दी कि शहंशाह अकबर के पास एक ऐसा अमर बीज है जिसे यदि नदी के उद्गम पर बोया जाए तो वो रातों रात सोने के पेड़ों का जंगल खड़ा कर देगा, लेकिन जो भी उस पानी को पिएगा वो पत्थर का बन जाएगा। राजा विक्रम सिंह लालची था। उसने अपने जासूसों के जरिए ये खबर पक्की करवाई। बीरबल ने जानबूझकर एक फर्जी बीज और एक नक्शा दुश्मन के हाथों लगने दिया। विक्रम सिंह ने सोचा, अगर मैं वो बीज छीन लूं तो मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा बन जाऊंगा। उसने अपनी आधी सेना उस काल्पनिक बीज को ढूंढने के लिए जंगल में भेज दी। रात का सन्नाटा और आग का खेल इधर आगरा में। बीरबल ने किले की दीवारों पर मशालों की जगह कांच के टुकड़े लगवाए। चांद की रोशनी उन पर पड़ी तो दूर से ऐसा लगा जैसे हजारों सैनिक पहरा दे रहे हों। दुश्मन की बाकी बची सेना ने जब ये देखा तो वे घबरा गए। उन्हें लगा कि अकबर को कहीं से बड़ी सहायता मिल गई है। उसी वक्त बीरबल ने बांध के पास मौजूद अपने मुट्ठी भर सैनिकों को आदेश दिया कि वे बांध के ऊपरी हिस्से में शुष्क घास और बारूद का ढेर लगाकर उसे सुलगा दें। जैसे ही आग लगी, बांध की कच्ची दीवारें कमजोर पड़ने लगी। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, नदी का देवता जाग गया है, भागो वरना पत्थर के बन जाओगे। अंधविश्वास और डर के कारण दुश्मन की सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। न्याय का असली बीज तेज धमाके के साथ बांध टूट गया। यमुना का पानी अपनी पूरी रफ्तार से आगरा की ओर बढ़ा। सूखा खत्म हो गया। जब राजा विक्रम सिंह को पता चला कि उसे एक नकली बीज और कांच के टुकड़ों से हरा दिया गया है, तो उसने शर्म के मारे आत्मसमर्पण कर दिया। दरबार में अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तुमने बिना खून बहाए युद्ध जीत लिया और प्रजा की प्यास भी बुझाई, पर वो सोने के फल वाला बीज कहाँ है? बीरबल ने अपनी जेब से एक साधारण गेहूं का दाना निकाला और कहा, जहां पनाह, असली सोने का बीज ये अनाज है। यदि किसान इसे पसीने से सींचता है तो ये सोना उगलता है। लालच का बीज सिर्फ मौत देता है, जबकि मेहनत का बीज जीवन। गधा और सम्राट, एक अनोखी मित्रता। स्वर्णपुरी का वैभव और सम्राट की सनक बहुत समय पहले की बात है। भारत के हृदय में स्वर्णपुरी
नाम का एक अत्यंत समृद्ध और विशाल साम्राज्य था। इस साम्राज्य के अधिपति थे सम्राट महेंद्र प्रताप सिंह। सम्राट महेंद्र वीर थे, दयालु थे, लेकिन उनके साथ एक छोटी सी समस्या थी। उन्हें अजीबोगरीब और अनोखी चीजों का बहुत शौक था। उनके महल में दुनिया भर के दुर्लभ पक्षी, चमकीले पत्थर और विचित्र यंत्र मौजूद थे। सम्राट का मानना था कि उनके पास वो सब कुछ होना चाहिए जो दुनिया में किसी और के पास न हो। इसी सनक के कारण उनके दरबार के मंत्री हमेशा इस ताक में रहते थे कि सम्राट को खुश करने के लिए क्या नया लाया जाए। उसी राज्य के एक छोटे से गांव हरियालीव में एक सीधा सादा धोबी रहता था जिसका नाम था रामू। रामू के पास एक गधा था जिसका नाम था भोलू। भोलू कोई साधारण गधा नहीं था, वो बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव का था। रामू उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता था और भोलू भी रामू की हर बात समझता था। एक चतुर मंत्री की योजना स्वनपुरी के दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम चतुरसेन था। वो स्वभाव से थोड़ा चालाक और स्वार्थी था। वो हमेशा सम्राट की नजरों में ऊंचा उठना चाहता था। एक दिन चतुरसेन उस गांव से गुजर रहा था जहां रामू रहता था। उसने देखा कि रामू अपने गधे भोलू से बातें कर रहा है और भोलू सिर हिलाकर जवाब दे रहा है। चतुरसेन के दिमाग में एक खुराफात सूझी। उसने सोचा, अगर मैं सम्राट को यह विश्वास दिला दूं कि ये गधा बोल सकता है या इसके पास कोई दैवीय शक्ति है तो सम्राट मुझे इनामों से लाद देंगे। उसने गांव वालों से सुना था कि भोलू बहुत आज्ञाकारी है। चतुरसेन ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, तुम्हारा ये गधा बहुत भाग्यशाली है। सम्राट महेंद्र प्रताप इसे अपने शाही अस्तबल में देखना चाहते हैं। बदले में तुम्हें सोने की 100 मुहरें मिलेंगी। रामू डर गया। उसने कहा, हुजूर, भोलू तो बस एक साधारण जानवर है, वो महल में क्या करेगा। लेकिन चतुरसेन ने उसे डरा धमकाकर और लालच देकर राजी कर लिया। रामू भारी मन से भोलू को लेकर महल पहुंचा। दरबार में भोलू का आगमन सम्राट महेंद्र प्रताप सिंहासन पर बैठे थे। चतुरसेन ने बड़े गर्व से भोलू को पेश किया। महाराज, चतुरसेन ने झुककर कहा, मैं आपके लिए दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी लाया हूं। ये गधा साधारण नहीं है, ये शास्त्रों का ज्ञाता है, बस इसे सही गुरु की तलाश थी। सम्राट को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने अपनी सुनहरी ऐनक लगाई और भोलू को ऊपर से नीचे तक देखा। भोलू बड़े ही शांत भाव से सम्राट की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सम्राट की सारी बातें समझ रहा हो। सम्राट ने हंसते हुए कहा, मंत्री जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये गधा पढ़ लिख सकता है? चतुरसेन ने दाव खेला, जी महाराज, अगर इसे 6 महीने का समय दिया जाए और शाही पुस्तकालय में रखा जाए तो ये विद्वानों की तरह आचरण करने लगेगा। सम्राट को यह चुनौती पसंद आई। उन्होंने आदेश दिया, ठीक है, इस गधे को शाही मेहमान की तरह रखा जाए। रामू भी यही रहेगा और इसकी देखभाल करेगा। अगर 6 महीने बाद इस गधे ने अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण नहीं दिया तो चतुरसेन, तुम्हें दंड मिलेगा। चतुरसेन पसीने पसीने हो गया, लेकिन उसने सोचा कि 6 महीने में वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। महल में भोलू के दिन अब भोलू और रामू शाही महल के एक आलीशान कमरे में रहने लगे। भोलू को रेशमी गद्दों पर सुलाया जाता और उसे ताजे फल और रसीली घास खिलाई जाती। रामू बहुत घबराया हुआ था। वो रोज रात को भोलू के कान में कहता, भोलू भैया, अब तुम ही हमारी जान बचा सकते हो। कुछ ऐसा करो कि सम्राट खुश हो जाए, वरना हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। भोलू बस अपनी पूंछ हिलाता और रामू का हाथ चाट लेता। महल के लोग हैरान थे कि एक गधा इतना शांत और तहजीब वाला कैसे हो सकता है। भोलू कभी भी फालतू नहीं रेंगता था। वो शाम को बगीचे में टहलता और फूलों को सूंघता। धीरे धीरे महल के नौकर चाकर भी उसे पसंद करने लगे। इधर चतुरसेन परेशान था। उसे डर था कि अगर गधे ने कुछ नहीं किया तो उसका सिर
कलम हो सकता है। उसने एक योजना बनाई। उसने शाही पुस्तकालय की बड़ी बड़ी किताबों के पन्नों के बीच में ताजी घास और चने की दाल छिपानी शुरू कर दी। सम्राट की परीक्षा का दिन 6 महीने बीत गए। पूरा दरबार सजा हुआ था। सम्राट अपनी प्रजा के साथ उत्सुकता से बैठे थे। चतुरसेन ने भोलू को पेश किया। भोलू के गले में गेंदे के फूलों की माला थी और उसके माथे पर चंदन का तिलक लगा था। चतुरसेन ने कहा, महाराज, भोलू ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है। आज ये आपको ज्ञान की बातें बताएगा। सम्राट ने एक बड़ी किताब भोलू के सामने रखी। भोलू ने अपनी नाक से पन्ने पलटने शुरू किए। वो हर पन्ने को ध्यान से देखता और फिर अगला पन्ना पलट देता। दरअसल वो पन्नों के बीच छिपी अपनी पसंदीदा घास और चने ढूंढ रहा था। पूरी सभा मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। जब भोलू ने पूरी किताब पलट दी तो उसने सम्राट की ओर देखकर जोर से ढेचुन किया। सम्राट ने पूछा, इसका क्या अर्थ है मंत्री जी? चतुरसेन ने तुरंत अपनी बुद्धि लगाई और कहा, महाराज, भोलू कह रहा है कि इस किताब में जो ज्ञान लिखा है वो बहुत पुराना है। उसे नया ज्ञान चाहिए। ये कह रहा है कि असली बुद्धिमानी शब्दों में नहीं, बल्कि शांत रहकर दूसरों की सेवा करने में है। सम्राट बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि वास्तव में हम इंसान फालतू की बातें करते हैं, जबकि ये जानवर मौन रहकर भी अपनी बात कह गया। एक नया मोड़, कोई दुख नहीं, सिर्फ सुख। सम्राट ने रामू और भोलू को ढेर सारे पुरस्कार दिए, लेकिन सम्राट अब भोलू के इतने आदी हो गए थे कि वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने भोलू को शाही सलाहकार का दर्जा दे दिया। अब जब भी दरबार में कोई जटिल समस्या आती, सम्राट भोलू से पूछते। अगर भोलू अपनी दाईं ओर गर्दन हिलाता तो सम्राट उस फैसले को मंजूर कर लेते। अगर वो बाईं ओर हिलाता तो उस पर फिर से विचार किया जाता। हैरानी की बात यह थी कि भोलू के फैसले हमेशा सही साबित होते थे। इसका कारण यह था कि जब भोलू गर्दन हिलाता तो सम्राट को सोचने का वक्त मिल जाता और वे शांति से फैसला लेते थे। रामू अब राज्य का सबसे अमीर आदमी बन चुका था, लेकिन वो अभी भी उतना ही सरल था। उसने अपने गांव में एक बड़ी पाठशाला और अस्पताल बनवाया। भोलू की लंबी और सुखी आयु सालों बीत गए। भोलू और सम्राट की दोस्ती की मिसालें पूरे देश में दी जाने लगी। भोलू को कभी भी बोझ ढोने का काम नहीं करना पड़ा। उसे दुनिया की सबसे अच्छी सुख सुविधाएं मिली। एक दिन सम्राट ने रामू से पूछा, रामू, सच बताना, क्या भोलू वास्तव में जादुई है? रामू ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जादू उसकी आंखों में नहीं, आपके दिल में है। आपने उसे एक जानवर नहीं, बल्कि एक दोस्त समझा। और जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो वो भी हमें अपनी पूरी वफादारी देता है। सम्राट महेंद्र प्रताप को जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल गया था। उन्होंने समझ लिया था कि बुद्धिमानी किताबी ज्ञान में नहीं, बल्कि सहस्तित्व और प्रेम में है। सम्राट, रामू और भोलू तीनों ने मिलकर स्वर्णपुरी को एक ऐसा राज्य बनाया जहां इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी सम्मान होता था। भोलू ने अपनी पूरी उम्र ऐशो आराम से बिताई और अंत में एक सुखी और शांत जीवन जिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर प्राणी में अपनी एक विशेषता होती है। यदि हम धैर्य और प्रेम से काम लें तो सबसे साधारण दिखने वाली चीज भी असाधारण बन सकती है। इसमें घटनाक्रमों, संवादों और पात्रों का गहरा वर्णन है ताकि आप कहानी के विस्तार का अनुभव कर सके। सम्राट का वास्तविक मूल्य एक महान गाथा। स्वर्णपुरी का गौरव प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के मध्य में विजयनगढ़ नाम का एक अत्यंत प्रभावशाली साम्राज्य था। इस साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा 7 समुद्र पार तक थी। यहाँ के सम्राट थे विक्रम सिंह। सम्राट विक्रम सिंह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे न्यायप्रिय और कला के पारखी भी थे। उनके शासन में प्रजा इतनी सुखी थी कि घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे। सम्राट का महल सफेद संगमरमर से बना था, जिसमें हीरे जवाहरात
जड़े हुए थे। उनके दरबार में दुनिया भर के विद्वान, संगीतकार और दार्शनिक बैठते थे। सम्राट को अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में एक सूक्ष्म अहंकार ने जन्म ले लिया था। उन्हें लगने लगा था कि इस साम्राज्य की हर सुख सुविधा और खुशहाली केवल उनके कारण है। एक शाम सम्राट अपने महल की छत पर टहल रहे थे। डूबते सूरज की लालिमा पूरे शहर पर बिखरी हुई थी। सम्राट ने अपने प्रधानमंत्री सुबाहु से कहा, मंत्री जी, देखो ये वैभव। क्या दुनिया में कोई ऐसा सम्राट है जिसका मूल्य मेरे समान हो? मेरी एक हुंकार से युद्ध रुक जाते हैं और मेरी एक मुस्कुराहट से खजाने खुल जाते हैं। मेरा मूल्य क्या होगा? मंत्री सुबाहु चतुर और अनुभवी थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आपका मूल्य तो अनमोल है, लेकिन वास्तविकता का ज्ञान केवल समय और परिस्थितियां ही कराती है। फकीर की चुनौती। कुछ दिनों बाद दरबार में एक साधारण सा दिखने वाला फकीर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सम्राट को झुककर प्रणाम नहीं किया, बल्कि सीधे उनकी आंखों में देखकर बोला, राजन, मैंने सुना है कि आप दुनिया के सबसे मूल्यवान व्यक्ति हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका असली मूल्य क्या है? पूरा दरबार सन्न रह गया। सम्राट को पहले तो क्रोध आया, लेकिन फिर उन्होंने संयम से काम लिया। उन्होंने अपने गले से एक बेशकीमती मोतियों का हार निकाला और फकीर की ओर फेंकते हुए कहा, ये लो, इसकी कीमत 10 गांवों के बराबर है। यही मेरा मूल्य है। फकीर हंसा और बोला, महाराज, ये तो इस पत्थर का मूल्य है, आपका नहीं। अगर कल आप प्यास से मर रहे हो और कोई आपसे कहे कि एक गिलास पानी के बदले अपना पूरा राज्य दे दो, तो आप क्या करेंगे? सम्राट ने गर्व से कहा, मैं अपना राज्य दे दूंगा, क्योंकि जान बची तो राज्य फिर मिल जाएगा। फकीर ने व्यंग्य किया, तो इसका मतलब हुआ कि आपके पूरे राज्य की कीमत केवल एक गिलास पानी है, और आपकी कीमत भी उतनी ही हुई। यह सुनकर सम्राट के मन में हलचल मच गई। वे बेचैन हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे महल के सुख सुविधाओं को त्याग कर कुछ दिनों के लिए एक साधारण मनुष्य की तरह बाहर निकलेंगे, ताकि वे अपना वास्तविक मूल्य जान सकें। अज्ञात की यात्रा सम्राट विक्रम सिंह ने अपना राजसी वेश त्याग दिया और एक साधारण यात्री के कपड़े पहन लिए। उन्होंने अपने साथ न तो कोई सैनिक लिया और न ही कोई धन। वे अकेले ही अपने राज्य की सीमाओं से बाहर निकल गए। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। शाम ढल रही थी। सम्राट को भूख और प्यास लगने लगी। उन्होंने सोचा था कि एक सम्राट को कहीं भी सम्मान मिल जाएगा, लेकिन यहां तो उन्हें कोई पहचानने वाला भी नहीं था। तभी उन्हें छोटी सी कुटिया दिखी। कुटिया में एक बूढ़ा किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। सम्राट ने द्वार खटखटाया। किसान बाहर आया और उसने एक अजनबी को थका हुआ देख उसे अंदर बुला लिया। किसान ने कहा, बेटा, तुम बहुत थके हुए लगते हो। हमारे पास महल जैसा भोजन तो नहीं है, लेकिन जो भी है प्रेम से ग्रहण करो। सम्राट ने उस रात सूखी रोटी और प्याज खाया। उन्हें वो भोजन किसी शाही दावत से भी अधिक स्वादिष्ट लगा। उन्होंने महसूस किया कि एक भूखे पेट के लिए रोटी का मूल्य सोने की मोहरों से कहीं अधिक है। सेवा का मूल्य। अगली सुबह सम्राट ने देखा कि किसान बहुत बीमार है, लेकिन फिर भी वो खेत पर जाने की कोशिश कर रहा है। सम्राट ने कहा, काका, आप आराम कीजिए, आज आपका काम मैं करूंगा। सम्राट, जिन्होंने कभी हाथ में कुदाल नहीं पकड़ी थी, तपती धूप में हल चलाने लगे। उनके हाथों में छाले पड़ गए, पसीने से कपड़े तर हो गए। लेकिन जब शाम को उन्होंने लहलहाती फसल को देखा, तो उन्हें एक असीम संतुष्टि मिली। उस दिन उन्हें समझ आया कि एक सम्राट का मूल्य केवल आज्ञा देने में नहीं, बल्कि श्रम करने और दूसरों की सेवा करने में है। किसान की पत्नी ने सम्राट के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया, बेटा, तुम बहुत नेक इंसान हो। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। सम्राट को लगा कि हजारों दरबारियों की झूठी प्रशंसा से कहीं अधिक कीमती इस बूढ़ी मां का निस्वार्थ आशीर्वाद है। ज्ञान का प्रकाश यात्रा के दौरान
सम्राट एक गुरुकुल में पहुंचे। वहां एक गुरु अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। सम्राट चुपचाप एक कोने में बैठ गए। गुरु कह रहे थे, मनुष्य का मूल्य उसके पास मौजूद धन से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसके द्वारा दूसरों के जीवन में लाए गए सकारात्मक बदलाव से मापा जाता है। एक राजा तब तक राजा नहीं है जब तक वो अपनी प्रजा के आंसू पोंछना न सीख ले। सम्राट को लगा जैसे गुरु उनके ही मन की बात कह रहे हों। उन्होंने वहां कई दिन बिताए और बच्चों को इतिहास और राजनीति की शिक्षा देने में मदद की। बच्चों के साथ खेलते और उन्हें सिखाते हुए सम्राट अपना सारा तनाव भूल गए। उन्हें एहसास हुआ कि सत्ता का सुख क्षण भंगुर है, लेकिन ज्ञान बांटने का आनंद शाश्वत है। संकट और समाधान, दुख रहित मोड़। तभी खबर मिली कि पड़ोसी राज्य के कुछ डाकू सीमावर्ती गांवों को परेशान कर रहे हैं। सम्राट ने अपनी पहचान उजागर नहीं की, लेकिन उन्होंने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया। उन्होंने उन्हें युद्ध कौशल और रणनीति सिखाई। एक रात जब डाकुओं ने हमला किया तो सम्राट के नेतृत्व में ग्रामीणों ने इतनी बहादुरी से मुकाबला किया कि डाकू दुम दबाकर भाग गए। गांव वालों ने सम्राट, जिन्हें वे विक्रम नाम का एक साधारण युवक समझ रहे थे, को अपने कंधों पर उठा लिया। सम्राट की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सोचा, जब मैं सिंहासन पर था लोग मुझसे डरते थे, आज मैं इनके बीच एक साधारण व्यक्ति हूं, फिर भी ये मुझसे इतना प्रेम करते हैं। यही मेरा वास्तविक मूल्य है। महल वापसी और नया सवेरा 6 महीने की यात्रा के बाद सम्राट वापस अपने महल पहुंचे। मंत्री सुबाहु और फकीर वही उनका इंतजार कर रहे थे। सम्राट ने फकीर के चरण स्पर्श किए और कहा, महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरा मूल्य वो नहीं है जो मेरे खजाने में है, मेरा मूल्य वह है जो मैं अपनी प्रजा के दिलों में बना पाया हूं। एक गिलास पानी का मूल्य प्यासे के लिए पूरा राज्य हो सकता है, लेकिन एक सम्राट का मूल्य उसकी सेवा, त्याग और करुणा है। फकीर मुस्कुराया और अचानक वो गायब हो गया। लोग कहते हैं कि वो स्वयं ईश्वर थे जो सम्राट की परीक्षा लेने आए थे। स्वर्ण युग की शुरुआत। इसके बाद सम्राट विक्रम सिंह पूरी तरह बदल गए। उन्होंने कर, टैक्स कम कर दिए और खजाने का उपयोग गरीबों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए करना शुरू किया। वे अक्सर वेश बदलकर अपनी प्रजा के बीच जाते और उनकी समस्याएं सुनते। राज्य में अब केवल धन की समृद्धि नहीं थी, बल्कि संतोष और प्रेम की भी समृद्धि थी। विजयनगर वास्तव में स्वर्णपुरी बन गया था, जहां हर व्यक्ति अपने सम्राट को अपना पिता तुल्य मानता था। अंतिम बोध सालों बाद जब सम्राट वृद्ध हुए, उन्होंने अपने पुत्र को सिंहासन सौंपते हुए कहा, बेटा, याद रखना, सिंहासन लकड़ी और सोने का बना होता है। वो तुम्हें महान नहीं बनाता। महानता तुम्हारे उन कार्यों में है जो तुम सिंहासन से उतरकर एक आम आदमी के लिए करते हो। राजा वही है जो प्रजा के दुख को अपना दुख समझे। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। सम्राट ने अपनी शेष आयु अध्यात्म और लोक सेवा में बिताई। उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। ये कहानी हमें सिखाती है कि पद, प्रतिष्ठा और पैसा केवल बाहरी आवरण है। मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसकी मानवता, उसकी ईमानदारी और दूसरों के प्रति उसके प्रेम में छिपा है। सम्राट विक्रम सिंह ने ये जान लिया था कि स्वर्ण से कीमती स्वभाव होता है। अतिरिक्त सुखद पहलू इस कहानी में कहीं भी हिंसा या गहरा दुख नहीं है। हर मोड़ पर सम्राट को कुछ नया सीखने को मिलता है, जो उन्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। अंत में सम्राट, उनकी प्रजा और उनका परिवार सभी अत्यंत सुखी और संतुष्ट रहते हैं। एलेरा और मोर्गा, प्रकाश और छाया का महासंगम, रजत बादलों का संकट आकाश के सबसे ऊंचे शिखर पर, जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती थी। सिल्वर क्लाउड्स, रजत बादल नाम का एक साम्राज्य था। यहां परियां रहती थी। इन्हीं में से एक थी एलेरा। एलेरा के पंख दूधिया सफेद थे और उनकी चमक से रात में भी उजाला हो जाता था। परियों का काम दुनिया में खुशियां और आशा बांटना था। लेकिन एक दिन
सिल्वर क्लाउड्स की चमक फीकी पड़ने लगी। एक रहस्यमयी धुंध ने आसमान को घेर लिया। ये धुंध जादुई थी, जिसने परियों की शक्ति को सोखना शुरू कर दिया था। परियों की रानी ने घोषणा की, ये शून्य का कोहरा है। इसे केवल वही रोक सकता है जिसके पास छाया और प्रकाश दोनों का ज्ञान हो। एलेरा ने आगे बढ़कर कहा, रानी मां, मैं उस रहस्यमयी छाया की खोज में जाऊंगी जो इस कोहरे को काट सके। सब डर गए, क्योंकि छाया का अर्थ जहां चुड़ैलों का वास था। छाया का साम्राज्य और मोर्गा धरती के एक ऐसे कोने में जहां सूरज की रोशनी कभी जमीन को नहीं छूती थी। चुड़ैल मोर्गा रहती थी। मोर्गा वैसी नहीं थी जैसी कहानियों में सुनाई जाती है। वो डरावनी नहीं, बल्कि गंभीर थी। उसकी त्वचा पीली थी और उसकी आंखें रात के आकाश जैसी काली थी। वो जड़ी बूटियों और सितारों की स्थिति से जादू करती थी। मोर्गा अपनी कुटिया में बैठी थी जब उसने देखा कि उसकी काली बिल्लियां बेचैन है। उसने अपनी जादुई कड़ाही में देखा कि ऊपर आसमान से प्रकाश कम हो रहा है। मोर्गा जानती थी कि अगर प्रकाश पूरी तरह खत्म हो गया तो उसकी छाया की शक्ति भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि छाया के होने के लिए प्रकाश का होना अनिवार्य है। तभी उसकी कुटिया के बाहर एक तेज धमाका हुआ। एक जख्मी परी, एलेरा, उसके आंगन में गिरी थी। अध्याय 3। प्रकाश और अंधेरे का संवाद। मोर्गा हाथ में अपनी जादुई छड़ी लेकर बाहर निकली। उसने देखा कि एलेरा के पंख काले पड़ रहे थे। मोर्गा ने अपनी छड़ी घुमाई और नीली ज्वाला से एक घेरा बनाया ताकि कोहरा रुक सके। एलेरा ने आंखें खोली और एक चुड़ैल को सामने देखकर डर गई। क्या तुम मुझे मार दोगी? उसने कांपते हुए पूछा। मोर्गा ने रूखा स्वर में कहा, अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें इस कोहरे के हवाले ही रहने देती। चुपचाप अंदर चलो। कुटिया के अंदर मोर्गा ने जड़ी बूटियों का एक लेप एलेरा के पंखों पर लगाया। एलेरा हैरान थी कि एक चुड़ैल इतनी दयालु कैसे हो सकती है। उसने मोर्गा को बताया कि वह मदद मांगने आई थी। मोर्गा ने कहा, यह कोहरा क्रोनोस का है, जो एक प्राचीन राक्षस है। वो समय और रंग को निगलना चाहता है। हम दोनों को साथ मिलकर समय के झरने तक जाना होगा। अध्याय 4। दुर्गम यात्रा का प्रारंभ। अगली सुबह परी और चुड़ैल ने अपनी यात्रा शुरू की। ये एक अनोखा दृश्य था। एक तरफ सफेद चमकती परी और दूसरी तरफ काले लबादे में लिपटी चुड़ैल। उन्हें सबसे पहले कांच के पहाड़ों को पार करना था। पहाड़ों पर चलते हुए एलेरा ने अपनी जादुई छड़ी से रास्ता रोशन किया, जबकि मोर्गा ने अपनी शक्तियों से पहाड़ की फिसलन को मिट्टी में बदल दिया। रास्ते में उन्हें अदृश्य भेड़ियों ने घेरा। एलेरा ने अपनी रोशनी से उन्हें अंधा कर दिया और मोर्गा ने अपनी नींद के मंत्र से उन्हें सुला दिया। बिना किसी फालतू बातचीत के दोनों ने समझ लिया कि उनकी शक्तियां एक दूसरे के बिना अधूरी। रतनपुर की सुबह और शेरावीर की जोड़ी मध्य भारत के पठार पर बसा गांव रतनपुर अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए कम और अपनी बैलगाड़ियों के लिए ज्यादा मशहूर था। यहां की सुबह पक्षियों के चहचहाने से नहीं, बल्कि बैलों के गले में बंधे घुंघरुओं की खनक से होती थी। इसी गांव में रहता था सोमू। सोमू 20 साल का एक गबरू जवान था, जिसकी आंखें हमेशा दूर क्षितिज पर टिकी रहती थी। उसके पास 2 बैल थे, शेरा और वीर। शेरा सफेद रंग का विशालकाय बैल था, जिसके सींग आसमान को छूने की जिद करते थे, और वीर कत्थई रंग का फुर्तीला बैल था, जिसकी चाल हिरन जैसी थी। सोमू के लिए ये केवल जानवर नहीं थे, उसके परिवार का हिस्सा थे। उसके पिता ने मरते समय कहा था, बेटा, जब तक इन बैलों के कंधे पर जुआ योक है, हमारा चूल्हा जलता रहेगा। इन्हें कभी भूखा मत सोने देना। आधुनिकता का आक्रमण वक्त बदल रहा था। गांव के पास से एक पक्की सड़क गुजरने वाली थी। शहर के बड़े व्यापारी अब ट्रक और ट्रैक्टर लाने की बातें कर रहे थे। रतनपुर के जमींदार ठाकुर भानु प्रताप ने शहर से एक पुरानी लॉरी ट्रक खरीदी थी।
ठाकुर ने एक दिन पंचायत बुलाई और गरज कर कहा, अब इन बैलगाड़ियों का जमाना गया। ये धीमी है, धूल उड़ाती है और वक्त जाया करती है। अब से गांव का सारा अनाज मेरी लॉरी से शहर जाएगा। जो बैलगाड़ी चलाएगा उसे मंडी में जगह नहीं मिलेगी। गांव के गरीब किसान डर गए। सोमू खड़ा हुआ और बोला, ठाकुर साहब, मशीन तेल पीती है और धुआं उगलती है। हमारे बैल पसीना बहाते हैं और धरती से जुड़कर चलते हैं। आपकी गाड़ी पहाड़ की उबड़ खाबड़ पगडंडियों पर नहीं चढ़ पाएगी, जहां हमारी बैलगाड़ियां सदियों से जा रही हैं। ठाकुर हंसा, तो फिर एक शर्त हो जाए सोमू। इस साल की फसल की पहली खेप जो शहर की मंडी में सबसे पहले पहुंचाएगा, वही इस रास्ते का राजा होगा। अगर तुम जीते तो बैलगाड़ियां चलती रहेंगी। अगर मेरी लॉरी जीती तो तुम सब अपनी गाड़ियां जला दोगे। संघर्ष का संकल्प शर्त कठिन थी। शहर यहां से 60 कोस दूर था। बीच में काला पहाड़ की चढ़ाई थी और नागिन नदी का रेतीला किनारा। लॉरी तेज थी लेकिन भारी थी। बैलगाड़ी धीमी थी लेकिन भरोसेमंद। सोमू ने अपनी गाड़ी की मरम्मत शुरू की। उसने पहियों पर नया तेल लगाया, जुए को मखमल से मढ़ा ताकि शेरा और वीर के कंधों पर चोट न लगे। पूरे गांव की उम्मीद अब सोमू और उसकी बैलगाड़ी पर थी। बूढ़े काका ने सोमू को सलाह दी, बेटा, ये दौड़ केवल रफ्तार की नहीं, धैर्य की है। मशीन थकती नहीं लेकिन टूट जाती है। बैल थकते हैं लेकिन प्यार पाकर फिर से जी उठते हैं। महायात्रा का प्रारंभ दौर का दिन आया। एक तरफ ठाकुर की गरजती हुई लॉरी थी जिससे काला धुआं निकल रहा था। दूसरी तरफ सोमू की बैलगाड़ी जिस पर पीतल के पीपे और अनाज की बोरियां लदी थी। झंडा गिरते ही दौड़ शुरू हुई। लॉरी धूल उड़ाते हुए आगे निकल गई। सोमू ने शांति से शेरा और वीर की पीठ थपथपाई और धीरे से हुकारी भरी। बैलगाड़ी के पहिए अपनी चिरपरिचित चरर चरर की आवाज के साथ घूमने लगे। शुरुआत के 10 कोस तक लॉरी आंखों से ओझल हो गई थी। सोमू के साथी निराश होने लगे, लेकिन सोमू मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि आगे नागिन नदी का रेतीला रास्ता आ रहा है। रेतीली बाधा और पहला उलटफेर दोपहर होते होते दोनों नदी के किनारे पहुंचे। लॉरी के भारी पहिए रेत में धंसने लगे। ड्राइवर ने जितना एक्सीलेटर दबाया, लॉरी उतनी ही गहरी धंसती गई। इंजन गर्म होकर उबलने लगा। तभी पीछे से सोमू पहुंचा। उसने देखा कि ठाकुर का ड्राइवर परेशान है। सोमू ने अपने बैलों को पुकारा, चलो मेरे शेरों, दिखा दो अपनी ताकत। शेरा और वीर ने अपने खुरों को रेत में जमाया। उनके गले की नसें फूल गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बैलगाड़ी के पतले और बड़े पहिए रेत को काटते हुए आगे निकल गए। जब सोमू लॉरी के पास से गुजरा तो उसने ठाकुर की ओर देखा नहीं, बस अपनी मंजिल की ओर ध्यान दिया। काला पहाड़ की चुनौती रात होने को थी। अब सामने काला पहाड़ की खड़ी चढ़ाई थी। यहां रास्ता इतना संकरा था कि लॉरी का मुड़ना नामुमकिन था। लॉरी को पीछे से धक्का देने के लिए 10 आदमी बुलाए गए थे, लेकिन मशीन ने जवाब दे दिया था। उसका रेडिएटर फट चुका था। इधर सोमू ने मशाल जलाई। रात के सन्नाटे में बैलों के घुंघरू संगीत पैदा कर रहे थे। पहाड़ी हवा ठंडी थी, लेकिन बैलों का शरीर गर्म था। सोमू खुद नीचे उतरा और गाड़ी को पीछे से सहारा देने लगा। वो बैलों के कान में फुसफुसाता, बस थोड़ा और भाई, थोड़ा और। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही चांद निकल आया। नीचे शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थी। मंडी में जीत का डंका अगली सुबह जब मंडी का दरवाजा खुला तो शहर के लोग हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि कोई ट्रक आएगा, लेकिन वहां एक धूल से सनी बैलगाड़ी खड़ी थी। सोमू बैलों के पास जमीन पर सोया था और शेरावीर शांति से जुगाली कर रहे थे। ठाकुर की लॉरी 2 दिन बाद गांव पहुंची, वो भी खींचकर। पंचायत फिर बैठी। ठाकुर का सिर झुक गया था। सोमू ने कहा, ठाकुर साहब, मशीन बुराई नहीं है,